उस समय एनकाउंटर का इतना प्रचलन नहीं था जितना आजकल है। जितना तब था उतना आज पसंगा भराज नहीं है सर। चंबल के बीहड़ों में जो एंटी डकैती ऑपरेशंस होते थे उसका आपको अंदाज नहीं है सर। 100 सोनार की, 1 लोहार की, मालूम पड़ा एक दिन में एक जिले में 11 एनकाउंटर हो रहे हैं। ददुआ इतना खूंखार क्यों माना जाता था? तो उसका ये था कि 1-2 पार्लियामेंट सीट और 3 एमएलए की सीट्स वो उसी के कहने पर उसके फतवे के ऊपर निकल आते थे। तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज थी, धनबल था। और आपने पहली बार सुना किसी डकैत के नाम पर मंदिर आज भी चल रहा है। शहाबुद्दीन साहब चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव था 1999 वाला। लोग कह रहे थे कि जिसने आप पोस्टर लगा दिया उसकी मौत निश्चित है, आप लोग कितने दिन रहेंगे। लोग तो चुनाव काउंटिंग हुई, आप लोग रवाना। उसके बाद शहाबुद्दीन, ये लोग शहाबुद्दीन ने फूल बाबू और उनके पुत्रों को जिस तरीके से तेजाब से नहलाया वो अपने में ही एक ट्रेजेडी थी। मैं बनारस में जब आईजी था तो हमारी एक बॉर्डर मीटिंग हो रही थी। तो हमारे सूर्य कुमार शुक्ला एसएसपी बनारस थे, वो गए थे बॉर्डर मीटिंग में। वहाँ मालूम पड़ा मीटिंग चल रही है बिहार और यूपी पुलिस की। वहाँ शहाबुद्दीन ने हमला बोल दिया उसी डाक बंगले में। तो सूर्य कुमार शुक्ला ने कहा कि साहब यहाँ दौड़े। हमने कहा तुम जवाब दो गोली का, आज अगर मौका मिला निपटा ही दो आज शहाबुद्दीन को। बिहार वाले तो करेंगे नहीं, लेकिन तुम अमर हो जाओगे अगर तुमने शहाबुद्दीन को निपटा दी। ये बात दूसरी कि वो उसको मालूम पड़ गया कि यूपी पुलिस आई है, अब वो गोली चला रही है, तो अपने आप ही दुम दबा के भाग गया वो। पंजाब की इंसर्जेंसी को ख़त्म करना अकेला उदाहरण है पूरे विश्व में कि एक पुलिस फोर्स ने एक इंसर्जेंसी को ख़त्म किया। आप क्या सोचते हैं? पंजाब का चरमपंथी गतिविधियां और मेरा बहुत नजदीक का संबंध है। वही खालिस्तान कमांडो फोर्स, जैसे उनके ऑफिसर्स उनकी हिट लिस्ट पे थे, मैं भी उनकी हिट लिस्ट पे था। कम लोग जानते इस चीज को। शहाबुद्दीन बिहार, मुख्तार गाजीपुर, अतीक प्रयागराज और इनका पूरा नेक्सस अगर आप आ जाइए तो ये पूरा आईएसआई ओरिएंटेड एक इन्होंने बेल्ट क्रिएट कर ली थी इंडो नेपाल पे। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का आज के दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, 1974 बैच आईपीएस। और बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं इनसे। आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयपुर डायलॉग्स में। धन्यवाद संजय जी, बड़ी कृपा की आपने कि इस उत्कृष्ट मंच पे मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया। धन्यवाद, साधुवाद। तो सर, मैं आज कुछ आपके पुराने अनुभवों से आरंभ करूंगा, जो कि आप देख रहे हैं 1974 की पुलिसिंग आपने देखी है। आप 1974 में ज्वाइन किए तो आपने इमरजेंसी भी देखी होगी। जी हाँ, जी हाँ। मेरे ख्याल से आप एज प्रोफेशनल रहे होंगे इमरजेंसी में। और एज रेगुलर एएसपी मिर्जापुर। जी। और उसके बाद वो हो सकता है आपकी पहली कप्तानी भी उसी में हुई हो, इमरजेंसी में। नहीं, कप्तानी तो नहीं हुई क्योंकि उसके बाद मैं एडीसी टू गवर्नर हो गया, तो उस अंश से मैं बच गया। अच्छा। इमरजेंसी और उसके फॉल आउट से। लेकिन इमरजेंसी एज अ प्रोबेशनर और उसके बाद रेगुलर एएसपी, तो वहां पर जो छापिया पे पढ़ते थे तो मुझे आज भी याद है कल की तरह। अब भैया हमन कांग्रेसियन के हाथ छापा पड़ी का हो। मेरे कि हमारे ऐसे कांग्रेसियों का भी छापा पड़ेगा क्या? अब तो एक ऐसी जो ठसक थी वो उतरना शुरू हो रही थी। इमरजेंसी के बाद का फिर क्या वो सिनारियो थोड़ा सा बताएं आप, क्योंकि हम लोग तो उस समय कॉलेज वगैरह में थे। मैं बताना चाहूंगा बाही, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान और चूंकि अब लोगों को जानने का अधिकार भी है कि किस तरीके से एक उप संस्कृति का प्रागट्य हुआ था कि अगर मुझे फिक्स करना है, मान लीजिए मोहन को और सोहन को, तो शाम को बैठक होगी। मोहन और सोहन के बारे में ये चर्चा आई है, एलआईयू के इंस्पेक्टर भी हैं, डिप्टी एसपी भी हैं और एसडीएम भी हैं, कि भाई रेल की पटरी उखाड़ने की वो बात कर रहे थे। अच्छा। अरे अच्छा। और ये भी सुना है कि वो बिजली के तार जिससे कि विद्युत सप्लाई पर प्रभावित हो जाए, तो एलआईयू के इंस्पेक्टर जैसे सुषुप्त अवस्था में थे कि इंस्पेक्टर साहब सुनाई पड़ रहा है कि जी, लेकिन मेरी जानकारी में तो है नहीं। उनका तब आप बूढ़े हो गए, आप होंगे बर्खास्त। उनका नहीं समझ में आ गया साहब, इनकी बड़ी शोहरत आम बड़ी खराब है। ये वाकई रेल की पटरी उखाड़ने की योजना कुछ मेरे प्रकाश में आया था, और कुछ ये भी था कि बिजली के तार काटने में। और तो रिपोर्ट कहाँ है? का रिपोर्ट अभी बाहर जाके बना के मैं दे देता।
तो मोहन और सोहन गिरफ्तार हो जाते थे। तब वो मीसा का एक, आपको याद होगा, एक कानून था मीसा। तो मीसा के अंदर मोहन और सोहन बुक हो जाते थे, और बुक होने के बाद फिर उसके बाद आपके सामने ही है कि सारे केसेस सेट असाइड हो गए, शाह कमीशन बना, जुल्म और अत्याचार हुआ इमरजेंसी में, और भगवान करे दोबारा ये दुर्दिन राष्ट्र को, समाज को न देखना पड़े। हाँ, लेकिन आज भी जो है जिस पार्टी ने किया वो तो आज भी, यदि आप इमरजेंसी का आलोचना करें इमरजेंसी की, तो रुष्ट हो जाते हैं कुछ कुछ, अप्रसन्न तो हो ही जाते हैं अगर रुष्ट ना हो तो। संजय जी, अहंकार प्रभु का भोजन है। मैं तो तब युवा था, तब भी मैंने देखा कि जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तब हुआ था, और आज जिस ठसक से बात करते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। आप दोहरे मापदंड देख रहे हैं। संसद, हमारी संविधान समाप्त हो रहा है, संविधान समाप्त किया जा रहा है। संविधान एक तो हमारा शाश्वत है, और जो शाश्वत है वो समाप्त नहीं होता है, समाप्त करने वाले समाप्त हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, समाप्त करने वाले समाप्त हो जाते हैं। संविधान अमर है जैसे भारत अमर है। संविधान समाप्त करने की किसी की औकात नहीं है, संजय जी। और अब हम बात करते हैं कि ये जिस तरीके की ठसक और अहंकार, अहंकार प्रभु का भोजन है। परमात्मा झूठ न बुलवाए, जिन जो इस तरह की भाषा बोली वो इतिहास के पन्ने में चलेगा, वो भी काले पन्ने में। आपने ये देखा कि ये आपके ऊपर तो सारे नियम लागू होते हैं, उनके ऊपर द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये जो एक फिलॉसफी है ब्रिटिश लॉ की, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो गलती कर ही नहीं सकते हैं। उनके द्वारा और उनके दल के द्वारा तो कोई गलती संभव ही नहीं है। इमरजेंसी से बड़ा अत्याचार देश के ऊपर कोई हुआ था? सिखों का नरसंहार हुआ, इससे बड़ा कोई अत्याचार हुआ है देश में? और उस पर कहना कि ना 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 ना, वो कुछ नहीं हुआ था। उनके सिखों के हत्यारों को जिस तरीके से चट्टान बन करके बचाया गया, संजय जी, इससे बड़ा अत्याचार देश पे कोई हुआ हो तो मुझे बता दें। अब मैं जरा थोड़ा उद्वेलित हो रहा हूं, लेकिन उसके लिए क्षमा करेंगे। और उसके बाद अहंकार ये कि आप अगले को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश की भाषा बोल रहे हैं कि जुल्म और ज्यादती क्या होती है। जुल्म और ज्यादती की पराकाष्ठा और उसके पर्याय है दरअसल आपने नहीं देखा था कि मुझे याद है कि जब शासन प्रशासन से खत आते थे तो डीएम एसएसपी कहते कि पहले जरा काम्पोज खा करके उसके बाद चिट्ठी खोलेंगे। ये डीएम एसएसपी का हाल था, जो कि जिन्होंने दुनिया देखी थी कि अगर मुख्य सचिव का ये, तब आईजी कहते थे, या कोई सीक्रेट इंटीमेशन आती थी, मतलब इस लेवल पे कहते काम्पोज, आपको शायद मालूम भी नहीं है क्योंकि आप तो सदाचारी हैं, वो होता था ट्रैंक्विलाइजर, ब्लड प्रेशर वगैरह कम करने की, अगर कहीं पैल्पिटेशन वगैरह हो जाए तो उसको रोकने के लिए काम्पोज आ, तब चिट्ठी खोलते थे और कह लेते पहले जरा वॉशरूम हो ना हो फिर खोलूं, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ ही हाथ में दफ्तर गंदा हो जाए। वो भी दुर्दिन मैंने देखे थे। अजीब आतंक था, ऐसा आतंक था कि कहीं ऐसा ना जो सस्पेंशन आ जाए, क्योंकि जो युवराज दोयम भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो कब क्या कहलवा दें युवराज दोयम, ये इसकी कल्पना, आप तो बच्चे रहे होंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री मटेरियल थे, मुख्यमंत्री थे, उनके चप्पल सभा में उठाते मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। आंख से देखा है जी। वो सुना तो मैंने भी था, मेरे पिताजी ने बताया था, सीतापुर में आए थे वो, तब वो सीतापुर में पोस्टेड थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे असिस्टेंट। मैंने तो ड्यूटी की थी प्रयागराज में, इलाहाबाद था, एएसपी था जी, आना जाना था, और मैंने तो ये पूरी उनकी लीलाएं देखी हैं। भगवान न करे वो दुर्दिन देश को दोबारा देखना पड़े। उनके पिताजी से उम्र में कहीं ज्यादा वो उनके चप्पल उठा रहे हैं, ऐसा आतंक था उनका। नारायण दत्त तिवारी जी तो उनका तो विशेष कार्य था। सीतापुर में भी पिताजी बता रहे थे कि उन्होंने देखा उनको चप्पल उठा के पीछे पीछे भागते हुए, वो किसी चीज से नाराज हो गए तो वो चप्पल उठा के पीछे पीछे भाग पल उठा करके देखिए। और जो इन लोगों के दोहरे मापदंड, जिसको कहते हैं बौद्धिक दिवालियापन, वहां पर देखे जनसभा में सब अपार जनसमूह उमड़ेगा। आप तो इतने युवा हृदय सम्राट, इतने लोकप्रिय हैं, अब मालूम पड़ा जनसभा में, मंच पे लोग ज्यादा है, जनसभा में लोग कम है। समझ रहे हैं संजय जी? मंच पे मालूम पड़ा कि 75 लोग हैं, जनसभा में है 25 लोग। कभी कहा गए हैं कि साहब पुलिस वालों ने सबको रोक दिया है बाहर। जब कहा गया तो एसएसपी साहब के डीएम के पांव फूल गए, अब तो ये गई नौकरी, क्योंकि कह दिया कि सब पुलिस वालों ने रोक दिया है। हमने कहा, कह दी हेलीकॉप्टर है, जाके चेक कर ले। पुलिस वाले कहा रोक रहे हैं, और वायरलेस पे अभी हम दोबारा कहलवा देते हैं कि पुलिस कहीं नहीं रोक रही, पुलिस का काम किसी को रुकना नहीं है।
वास्तविकता यह है कि आपकी विश्वसनीयता इतनी निम्न कोटि की है, आपके आह्वान पे बावजूद मुफ्त के भोजन, मुफ्त के आपके संसाधन देने के बावजूद जनता भोजन तो खा गई और आई नहीं आपकी जनसभा में। अरे अपना जो आप समझ लीजिए कि आपकी विश्वसनीयता 2 कौड़ी की है, ये जनता आ नहीं रही है, जनता आ नहीं रही, उसका पाप का ठीकरा आप पुलिस के ऊपर फोड़ रहे हैं। यह कौन सी बात हुई? अब संजय जी बात आते हैं इसके ऊपर, मरता क्या ना करता, लेकिन एसएसपी को देखे साहब वहां पर देखिए आपके लोग रोक रहे हैं, डंडा मार रहे हैं। हमने कहा कहीं कोई डंडा उंडा नहीं मार रहा है, आप बेवजह की बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो ये संजय जी ये दुर्दिन भी देखे थे मैंने, लेकिन आज आपने याद दिलाया मुझे। अब इस बात को मैं बता रहा हूँ, ये सन 76 की बात होगी और 77 की बात होगी, लेकिन वो दिन मुझे अब याद आ रहा है क्योंकि आज आपने याद दिलाया। और बिल्कुल ऐसे ही फ्लैशबैक, उतना ही कटु, उतना ही अप्रिय और उतना ही भयावह। मैं तीनों बातें कह रहा हूं, कटु और भयावह। मुझे ध्यान आता है उसमें क्योंकि मैं शायद 11वीं 12वीं में था उस समय, और जब चुनाव की घोषणा हुई तो उसके बाद जब हेमवती नंदन बहुगुणा और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आया करते थे तो मैं एज अ स्टूडेंट भी सुनने जाया करता। कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं था, कोई इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन एक ये था कि हाँ साहब कुछ ऐसा है कि इनको सुनने जाना चाहिए, ऐसा उस समय लगता था। और वो लोगों ने दिखा दिया 77 में क्या हुआ। ये अलग बात है कि वो बाद में फिर वो पूरी तरह से फेल हो गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो उस समय जो पुलिसिंग का जो मिजाज था और जो जिस तरह से पुलिसिंग होती थी उत्तर प्रदेश में विशेष कर, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश से ही हूँ, मैंने देखा है कि क्या हालात हुआ करते थे। जो गुंडे हमारे तो जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में यूं ही घुमा करते थे और बाकी सब डर के रहते थे। अजय प्रकाश शर्मा जी थे हमारे एसपी, आप जानते होंगे, अजय राज शर्मा। तो एक एग्ज़ाम वाले दिन एक गुंडे ने, एक हमारे टीचर थे, दीक्षित जी थे, वो भी केपी दीक्षित, उनको चाकू मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद फिर उसको पकड़ के और फिर उसकी सवारी निकाली गई। ये काम पहले हो जाया करते थे, अब संभव नहीं है शायद। संभव तो सब कुछ है, सदैव सेवा का मौका जिसने दिया उसको हमने निराश नहीं किया, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है, हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। हमारी प्राथमिकताएं अब ये हैं, अब भाई हमारा लड़की को छेड़ने वाले को हमारा मिलेगा क्या हमें? व्हाट इज देयर फॉर मी? आपने जो कहा ना पुलिसिंग और प्रशासन किस दिशा में गया है, अब इसको कहते हैं पथभ्रष्ट हो चुका है। पहले हमारा केवल एक जीवन लक्ष्य होता था, कानून व्यवस्था कैसे सुधारें, लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, अगर कहीं कोई अपराधी है तो उसको हम कैसे मिट्टी में मिला दें, जैसे सिगरेट का बट होता है पैर के नीचे रख के कैसे मटिया मेट करते हैं। आज प्राथमिकताएं जो हैं कि पहले कैसे मैं एक फ्लैट और एक कार की व्यवस्था कर लूं स्टेट कैपिटल में, और उसके बाद अगली योजना है कि अगला मकान एनसीआर में, और तीसरा प्रोजेक्ट है कि कहां पहाड़ पे। तो ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं। आप भी आईएएस में रहे हैं और आईपीएस में मैं रहा हूं, ये तपस्या होती है। अगर धन की तरफ आप आकृष्ट हैं तो लगता है आपने जिंदगी में बहुत बड़ी भूल कर दी है, रॉन्ग नंबर डायल कर लिया है। ये सर्विस है, ये तपस्या है। ये धन लोलुप, स्त्री लोलुप, मदिरा लोलुप वालों के लिए नहीं बनी है ये। और आपने देखा होगा बड़े से बड़े अफसर, क्या मुझे याद है सन 76 में जब मैं प्रयागराज में गया तो यूपी के इंडिया के माने हुए आईपीएस अफसर बलबीर सिंह बेदी थे। तो कॉल ऑन करने का सिस्टम था। तो ऑफिसर पूछे कॉल ऑन क्या होता है, व्हाट इज कॉल ऑन, व्हाट इज इंस्पेक्शन, व्हाट इज परेड, व्हाट इज वार, जरूरत क्या इसको करने की? मैं तो सब आईपैड व्हाट्सएप पे सब मैं कर लेता हूं। उसी तरह से लल बबुआ हो गए, व्हाट्सएप के अलावा इनको कुछ आता नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ये प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, इनसे कह दीजिए कि हाँ बदमाश आया है और वहां पे होगा तो पहले कहेंगे सर मैं बाथरूम हुआ हूं पहले, फिर मैं निकलता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बेदी साहब ने कहा कि सर मुझे आई हैव टू कॉल ऑन यू। यस ऑफ कोर्स, बट आई गिव यू अ चॉइस, इफ यू कम बिफोर द 25th of the month you will be served with tea and some pakoras and with sugar. But if you come after the 25th, Mrs. Bedi does not have the resources to give you tea with sugar.
बिकॉज वी रन आउट ऑफ शुगर। 25 के बाद घर में चीनी खत्म हो जाती है और पकौड़े के संसाधन। ये एसएसपी डायरेक्ट आईपीएस अफसर कह रहा हूं। आज जब मैं हेड कांस्टेबल्स को देखता हूं कि फॉर्च्यूनर पे आ रहा है, जब मैं देखता हूं कि फॉर्च्यूनर पे हेड कांस्टेबल आ रहा है, तो मैं देख रहा हूं वाकई हम किसी दूसरी दुनिया के थे। एक और मिसाल देता हूं। मैं यंग एएसपी था। फिएट गाड़ी की, मैंने एक फिएट गाड़ी जो प्रीमियर पर बनी हुआ करती थी, उसके टायर बदलवाने के लिए मैंने मिस्त्री के यहाँ भेजा, चारों टायर बदल दो। स्टेपनी चूंकि नहीं, सबसे अच्छा टायर स्टेपनी हो जाएगा। यूपी के फॉर्मर आईजी जो कि बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड के थे, मैं नाम भी बता रहा हूं, मिस्टर जिया राम, उन्होंने मिस्त्री से कहा कि ये जो गाड़ी है विक्रम को मत बताना, ये पुराने टायर मैं खरीदना चाहता हूं। जिया राम एक्स आईपी नहीं, आईपी इंपीरियल पुलिस के एक्स आईजी यूपी, उन्होंने कहा कि ये 4 टायर मैं खरीदूं, उसको बताना मत क्योंकि उसको बुरा लगेगा। मिस्त्री ने कहा कि सर वो पुराने आईजी साहब ने कहा है कि वो 4 टायर खरीदना चाहते हैं, हमको बड़ी ग्लानि हुई है, तो नया टायर उनकी गाड़ी में लगा दो, मैं पुराने में ही मैनेज कर लूंगा। इतने भी संसाधन नहीं थे कि मैं दोनों बदलवा लूँ। तो हमने कहते, मिस्त्री ने कहा कि सर वो बहुत नाराज हो गए कि एएसपी से कह दो, वो मुझे जानते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि कहने की नए टायर लगे कि कर, मेरी हैसियत होती तो मैं दुकान पे ले लेता, अभी मेरा हाथ थोड़ा तंग है, नए मैं ले नहीं सकता हूं, और एएसपी के पैसों से नए टायर लगवाना मेरे लिए गाय का गोश्त खाने के बराबर है। एएसपी के पैसों से टायर लेना मेरे लिए गाय के गोश्त खाने के बराबर। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब सर जिया नाम लेट की मैं बातें सुनता हूं। एक रिटायर्ड आईपी का आईजी जो खुद भी राय बहादुर फैमिली का हो, रिटायरमेंट के बाद ये हैसियत नहीं थी कि नया टायर अपनी गाड़ी में लगवा ले। आज तो क्या रिटायरमेंट, क्या सर्विस, मैडम के लिए अलग गाड़ी है, भैया के लिए अलग गाड़ी है, मिस साहब के लिए अलग गाड़ी है, साहब के लिए 3 गाड़ियां हैं, पिकनिक के लिए अलग, देशाटन के लिए अलग, कैरावैन अलग। वैभव की पराकाष्ठा, जनता का खून पी पी करके चर्बी चढ़ा के बैठे हुए हैं, तो उसकी तो हम लोग बात ही ना करें। बड़े से बड़ा अफसर एसआरडी सक्सेना आईएएस अलॉटमेंट के मकान पे, और जैसे ये गिलास रखा है, इस पे लिखा है एक पे एम, एक पे पी। एम मतलब मम्मी, एक मतलब पापा, नेल पॉलिश से नीचे लिखा है कि शाम को सब जितने बर्तन एम वाले हैं वो मम्मी साफ करेंगे, जो पी वाले हैं वो पापा साफ करेंगे। आप कितनी रोटियां खाएंगे? आपने कहा 3, मैं कहने का 2, तो 3 के 2 बनाए लुई, तो 1 रोटी बन गई, और 2 की, और मिसेस एसआरडी सक्सेना ही बनाती थी क्योंकि नौकर नहीं रख देते। ये तभी हमने देखा था। आईसीएस अफसर अलॉटमेंट के मकान में, एसएन मित्रा आईसीएस मेरे पिताजी के साथ भगवत गीता की टिप्पणी करने आते थे। तो सेकेंड हैंड गाड़ी और उसके बाद उस गाड़ी के ऊपर। तो अब हम बात करें कितनी फ्रूगलिटी थी, आईसीएस हो या आईपी हो। आज तो हेड कांस्टेबल भी जब फॉर्चुनेट चल रहा है, देश ने वाकई बड़ी प्रगति की है, उप संस्कृति ने बहुत प्रगति की है। आपके यहाँ एसी कब आया जरा याद कर लें, और मेरे यहाँ एसी कब आया आप याद कर लें। मेरे यहाँ एसी आया था जब मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट टेन्योर करके पूरी करके और यहाँ आया था, तब मैंने वो डिस्क मंगवाया था, और वो आया था साहब दमन से, क्योंकि वहाँ सस्ता मिलता रास्ता में। अब आप देख ले, अच्छे घर, खाते पीते घर के आप, युवराज सबसे टॉप की नौकरी, लेकिन आईएएस होने के बावजूद बड़ा समय लग गया एसी लेने में। आप जरा कहीं चले जाइए, अगर तहसील में या पुलिस लाइन, आपको दिखाई पड़ेगा बड़ी प्रसन्नता होती है कि लगभग सभी के घरों में एसी लग चुके हैं। देश ने प्रगति की है ना सर। नहीं तो प्रगति की है, तो ये तो नहीं कहा है कि एसी में बैठ करके आपकी हिम्मत नहीं, बाहर निकल करके पसीना बहाएं, जा करके लू में खड़े हो जाए 10 मिनट। ये तो नहीं है एसी का मतलब कि आप मुआयने नहीं करेंगे, आप निरीक्षण नहीं करेंगे, आप जा करके बदमाशों के पीछे रगेदेंगे नहीं। एसी में हो करके हो गए सुविधा भोगी अव्वल दर्जे के, आपके बस का नहीं कि धूप पे खड़े होकर के आप काम करें। मुझे पीड़ा इस बात की, एसी 1 नहीं 2 लगवाइए, लेकिन ये आपके अंदर का जो फौलाद है वो तो रहना चाहिए। अब इसी बात पे फौलाद पे मैं एक बता दूं, परेड होती थी, परेड पे आप भी लोग देख जाते होंगे, परेड पे हम खड़े हैं, रिव्यू हो रहा है, एसएसपी रिव्यू के बाद जा रहे हैं, तो रुक छटक के रखिए एएसपी के पास, नाइस परफ्यूम। तो एएसपी साहब कहेंगे वाकई शायद कप्तान साहब बहुत कुछ, सर ओल्ड स्पाइस। अब उन्होंने बुलाया एएसपी साहब को, और जैसे गीजर से पानी निकलता है, पहले ठंडा है। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड that as an ASP you come to the parade smelling like a perfume factory.
A young police officer should smell of gunpowder, not of a perfume. You're sending the wrong signal. Please go home, take a bath and come back to the parade. धो दी इज्जत सबके सामने वहीं पर। ये ललबुआ होना और ये छबीला बन करके चलना, इठलाते बल खाते चलना, ये शोभा नहीं देता है आपको। You're supposed to be a soldier and being like one, not like a dandy. खैर, अब जितना बाकी कहा था वो शिष्ट समाज के समक्ष कहना उचित नहीं होगा, तो मैं यहीं पे वाणी को विराम देता हूं। होशियार को इशारा काफी है, बस हमने कहा बिल्कुल इज्जत उतार दी, बिल्कुल वहीं पे सबके सामने जी, कम से कम रहे होंगे 150 आदमी परेड के सामने, बिल्कुल धो दी इज्जत। दोबारा मैं समझता हूँ एसपी साहब ने परफ्यूम जिंदगी में लगाया नहीं होगा, अपनी शादी में भी नहीं लगाया होगा। अब पुलिस की बात आते हैं। अब आपके पास अगर काम है तब भी होता, तो आपने भी देखा होगा, तब तक कलियुग की पराकाष्ठा नहीं हुई थी। पुलिस को प्रशासन फुल टाइम जॉब होता है। ये बीच में 36 साल मुझे नहीं मालूम कौन सी फिल्म आई, कौन सा हीरो, कौन सी हीरोइन, कौन सा फैशन, कौन सा देशाटन, कौन सी चिड़िया, कौन सा जू, ये नहीं मालूम। लेकिन ये जरूर मालूम था कि माफिया कहाँ बैठा है, माफिया कौन सी विस्की पीता है, माफिया की गर्लफ्रेंड्स कहाँ हैं, और वो कब दाढ़ी बनाने कहाँ जाएगा, किस सैलून में जाएगा और कहाँ पर उसका, क्योंकि मुझे उसका प्राण लेना है, क्योंकि अगर नहीं लूंगा तो वो मेरा प्राण ले लेगा। इसलिए मेरी जानकारी का स्तर उसके बारे में उससे अच्छा होना है, क्योंकि नहीं होगा तो फिर वो ठीक है, वक्त कट जाएगा या वक्त हमें काटेगा। ये कहते हैं ना, या तो आप वक्त काटे या वक्त आपको काट देगा। तो वो तपस्या होती थी सर, पूरे जिंदगी भर यही होता था कि सुबह, जैसे हमारे एसपीएस राठी अभी इंस्पेक्टर कोतवाली थे प्रयागराज में, इलाहाबाद में, कहते सुबह आप 8 बजे वर्दी पहन करके निकल आइए, मॉर्निंग 8 AM, मॉर्निंग 8 AM पर जाके अपने एरिया के, आपके पास 3 थाने, तब एएसपी के पास 3 या 5 थाने होते थे, जाके एक राउंड लगा के आ जाइए। 10 बजे तक दफ्तर में आ जाइए, जनता से मुलाकात कीजिए, डाक कीजिए, क्राइम रजिस्टर देखिए। उसके बाद 1 बजे तक बीच में एक प्याला चाय ले लीजिए या जो शानदार वगैरह ले लीजिए, और 1-1:30 बजे आप हल्का खाना खा के निकल जाइए। मौका मैंने जो कत्ल वगैरह कही हो तो उसका मुकाम सुपरविजन रिपोर्ट लिखिए। 4 बजे आके दफ्तर में बैठ जाइए, दोबारा सोना हब तो आधा घंटा सो लीजिए। फिर लाइन में जाकर के जवानों के साथ फुटबॉल या हॉकी, साहबी खेल नहीं कि गोल्फ खेलने जाकर के, वो साहबी खेल नहीं, जवानों वाला खेल, वॉलीबॉल, फुटबॉल और ये हॉकी, जो जवानों के खेल होते हैं। ये गोल्फ और खेलने को नहीं, उसको खेल माना जाता था। जवानों के साथ खेल खेलें, पसीना बहाएं, और उसके बाद आकर के फिर नाइट पेट्रोलिंग। नाइट पेट्रोलिंग ये होता था कि प्रयागराज के रामलीला वगैरह आप जानते थे, ब्रीचेस, लॉन्ग बूट और 16 हैट टोपी लगा करके जो जुलूस निकलते, आज पत्थर चट्टा का, सिविल लाइन्स का है, जो कटरा का है, आज चौक का है, आप घोड़े पर है, सुबह 5 बजे तक घोड़े पे आपने रामलीला का जुलूस निकलवा, सुबह परेड है अगर शुक्र की, आप वैसे ही आगे ब्रीचेस पहन करके, और वैसे ही एसएसपी जानता है कि आप रात भर घोड़े पे बैठ के, क्योंकि ब्रीचेस पहने हैं और 16 टोपी लगाए। आपने हजामत नहीं बनाई, आज क्या बात है, ये सर गलती हो गई, क्या पता। एक और अफसर थे, वो इतने, जब किसी की इस तरह से धुलाई हो रही थी तो वो गिर पड़े, तो एसएसपी गए, समझे कि शायद बड़ी सहानुभूति में गए होंगे। उन्होंने सहानुभूति किया कि इनकी जूते की नाल में 10 कील होनी चाहिए थी, 3 कील मिसिंग है, इनको निजी पत्रावली पे चेतावनी दीजिए कि अपने जूते और किट का इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो रैगिंग हो गई सर, रैगिंग हो गई साहब, नाइट फायरिंग होती थी। आप ये देखिए, आज आप पूछ लीजिए किसी भी अफसर से कि व्हेन वाज द लास्ट, आखिरी बार आपने अपनी पिस्तौल, अपनी रिवॉल्वर, अपनी राइफल, अपनी AK-47 कब चलाई थी, और चलाई भी थी कि नहीं चलाई थी। फिर तो ये भी कह रहा हूं, हर साल एक बार सभी को चाहिए कि एक बार फायरिंग करें, नाइट फायरिंग करें, डे फायरिंग करें, लॉन्ग फायरिंग करें, क्लोज क्वार्टर बैटल करें, और उसमें उत्तीर्ण हो। उत्तीर्ण नहीं होंगे तो कैरेक्टर होल में लिख दिया जाएगा कि फायरिंग में हाथ तंग है, प्रमोशन वगैरह के लाले पड़ जाएंगे। आज कभी फायरिंग वाली कभी हो रही, कहीं देखा आपने, कहीं गोली चलने की आवाज सुनी आपने पुलिस लाइन में, कहीं किसी फायरिंग किसी को फेल होते, और उसके बाद जब वाकई फायरिंग करनी होती है तो ये क्या जगह है दोस्तों। लेकिन आजकल तो वैसे भी जुडिशरी ने और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने और इन सब ने बिल्कुल एक तरह से अघोषित पाबंदी लगा रखी है कि नो फायरिंग। पाबंदी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस से। हमारे आपके टाइम में आईपीसी की धारा 94 से धारा 106 तक, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में
और राइट ऑफ प्राइवेट, वो बीएनएस में भी आ गया, वो बीएनएस में भी वही चीज़ें, वही सेक्शंस हैं, वही सेक्शंस बदल गए हैं। और कि अपनी या किसी और की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग उस हद तक, जब तक कि वो खतरा मौजूद है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुलिस की उप संस्कृति में एक बहुत अच्छा जुमला एक आया है, और हर केस डायरी में, हर मुठभेड़ में यही होता है। अंधेरे में हमारे ऊपर अकस्मात अंधाधुंध गोली चलने लगी, हमने ललकारा कि अपना हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण कर दो, वरना हम भी आत्मरक्षा में गोली चलाएंगे। इतना टाइम था। अब हमने चैलेंज तो किया, जो कागज का पेट तो हम भरते ही हैं, उसके बाद फिर भी वो नहीं माना और हमारे ऊपर जानलेवा कातिलाना हमला किया, गोलियों की बौछार कर दी। हमने भी जान की परवाह न करते हुए हम अपराधियों पर टूट पड़े, अपनी जान की न परवाह करते हुए हम रेंगते हुए आगे बढ़े और हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया। इन 6 शब्दों में सब कुछ आ गया। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब, गैर मुनासिब नहीं, मुनासिब चोट। अब मुनासिब चोट ये होती है कि या तो हम कह दें कि हाथ पकड़ ले भाई हो गया आपका, और ये होता है मार मार के जैसे बैगन का भरता बनता, भुरकस निकाल दें, ये 6 गोली मार दें। ये तो मुनासिब का इंटरप्रिटेशन तो हालात के ऊपर होता है, और हालात कैसे बनाए जाते हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप तो कानून आपने पढ़ा, मैंने तो पढ़ा नहीं है। आपसे अच्छा किसने पढ़ा है कानून? हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार। तो ये चीजें परफेक्शन से आ जाती है। पुराने जमाने के हम लोग जब कभी ऐसी को होते थे तो एक दो पुराने अच्छे इंस्पेक्टर्स को, राठी साहब हो गए, खुर्शीद अहमद हो गए, उनको बुला कर रखते थे कि उनको सर ही कहते थे हम तो, सर जरा FIR लिख दीजिएगा, केस डायरी वगैरह। पहली तरह आपकी सरपरस्ती की बड़ी ज़रूरत है, और आपकी सरपरस्ती में ही ये सब केस डायरी तफ्तीश आगे बढ़ाइए। उनका बेफिक्र होकर जाए, और वो फिर अपना बैठ करके रात को या तो लालटेन या बैठ करके लगा करके जो अपना लिखा कर रखते, केस डायरी चल जाती थी। और फिर तरीके बताते थे वो कि आप लोग पहले सारी जनरल डायरीज ले आओ, तो थाने के आगे बरखुरदार सिर्फ थाने की है, चौकी की कहाँ है? फिर चौकी की आ गए, फायर सर्विस की कहाँ है? वो ले आओ। PAC की कहाँ है? वो आ गए। और बाकी और कहाँ है? तो जो मुलविस होते थे एनकाउंटर में, गिलगा अब 6 को रख लिया। अब जरा पढ़ो, उनका फोर्स गई 8 बजे, एक लेके फोर्स गई ही नहीं, एक लिखा फोर्स तो 12 बजे गई, उनका इसी में तुम चले जाओगे जेल। अब जरा लिखना शुरू को, एक साथ ये सूचना इतने बजे आई, और उसके बाद हम लोग हमरा होकर के, उर्दू का दौर था, हमरा होकर के मुसल्ला, और ये कांस्टेबल के पास ये, इसके पास ये, इसके पास ये राइफल, इसके पास ये, पूरी तैयारी के साथ और पूरी सावधानी बरतते हुए मौकाए वारदात पे, जहाँ पे खबर थी वहाँ पे पहुँचे। और उसके बाद तो सबको साथ लेके सारी जनरल डायरीज को आगे बढ़ा करके, जिससे कि कहीं उनका हुजूर हम तो ये देख रहे हैं कि इसमें जुडिशल इंक्वायरी होगी, हम जज साहब को मौका ही नहीं देंगे खिदमत का। हमारी तो चीज़ है कि आप पकड़ के दिखा दो, जो पकड़ के दिखा दे। हमारे आज तक किसी चीज़ में आज तक तो कभी कोई जज साहब की हिमाकत हुई नहीं। हम खुद ही अपनी नादानी से जज साहब को मौका देते हैं, हम क्यों दें मौका? तो ये सब सावधानियां सबको देखनी चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि हिट विकेट वगैरह हो जाए। ये तो बात सही है, लेकिन उस समय एनकाउंटर का इतना प्रचलन नहीं था जितना आजकल है। जितना तब था उतना आज पसंगा भराज नहीं है सर, पसंगा भराज नहीं है। आप अगर जाएं, आप याद करें, नेट पे तो जब दौड़ रही था, अगर आप देख लें, आपको अंदाज देगा कितने एनकाउंटर हुए थे तब चंबल के बीहड़ों में, और जो एंटी डकैती ऑपरेशंस होते थे उसका आपको अंदाज नहीं है सर। इतने एनकाउंटर, 100 सोनार की, 1 लोहार की, मालूम पड़ा एक दिन में एक जिले में 11 एनकाउंटर हो रहे हैं। अगर एक दिन में 11 एनकाउंटर एक जिले में हो रहे हैं तो आप जोड़ लीजिए, तब 56 जिले थे या 52 जिले थे, तो सब में तो नहीं होते थे, लेकिन मान लीजिए अगर 20 में भी हो रहे हैं और 10 हो रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 10 साल में कितना फिगर रहा होगा। हाँ, डकैतों के तो एनकाउंटर होते थे, कई बड़े प्रसिद्ध एनकाउंटर में ददुआ का हुआ था। ददुआ ठोकिया का तो मेरे टाइम में हो, जब मैं DGP था। अच्छा, तो मेरे टाइम में हुआ था। छविराम का हुआ था। छविराम का भी मेरे टाइम में हुआ था, वो कर्मी ने किया था। और उसका जो पार्ट B था, महावीरा पोथी शिवराज, वो मैंने किया था एटा में। रोज एनकाउंटर होते थे, डेली एनकाउंटर, तो पुलिस वाले मारे जाते थे, खूब पुलिस वाले मारने के कैजुअलिटीज हुई, बड़ी पीड़ा होती थी। ये जो ददुआ का एक आतंक हुआ करता था, आपके समय में हुआ है, जी, वो कहते हैं कि साहब कि वो अभूतपूर्व था, न भूतो न भविष्यति।
वो एक कमांडो ऑपरेशन था और उसके ऊपर हमारे अमिताभ यश ने बहुत प्लानिंग के साथ लगभग 8-9 महीने, करीब 1 साल की प्लानिंग की थी। और कैसे हुआ था, जिस तरीके के उसके स्काउट्स थे, जिस तरीके से उसके पास आदमी जाता था चित्रकूट के जंगलों में, वो ऐसा रहता था जैसे कि कंधार में आपके ये मौलाना मसूद रहते थे कि वहाँ कोई जा नहीं सकता था। अगर घड़ी भी रखी तो घड़ी भी खुलवा लेता था, कहीं घड़ी में टाइमर वगैरह ना लगा हो, बॉम्ब ना लगा हो, एक्सप्लोजिव ना हो, उतनी सावधानी बरतता था। लेकिन उस तरीके से अमिताभ यश ने प्लानिंग किया कि वहाँ तक पहुँचे। आपको रोकूंगा, ददुआ इतना खूंखार क्यों माना जाता था? इसलिए माना जाता था सर कि उसकी दोनों बातें थी, एक तो बुद्धि, फायर पावर, जनता का सपोर्ट, जात पे न पात पे मोहर लगेगी अमुक पर, नहीं तो गोली लगेगी छाती पर। तो उसका ये था कि 1-2 पार्लियामेंट सीट और 3 एमएलए की सीट्स वो उसी के कहने पर, उसके फतवे के ऊपर निकल आते थे। तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज थी, धनबल था। और आपने पहली बार सुना किसी डकैत के नाम पर मंदिर आज भी चल रहा है। अच्छा, हाँ, उसके नाम के मंदिर चल रहा है कि ददुआ देव जी, तो वो मंदिर उनके बने हैं। और सोनेल कोई पटेल है, उसका जो लड़का, वही शायद एमपी हो गया। वो तो जिसके पीठ पे हाथ रख दे वही एमपी बन जाता था उस क्षेत्र में। बीड़ी और तेंदू पत्ते का जितना कारोबार था उसका वर्चस्व था उसके ऊपर। और आप उसके तरीके से वो सिर्फ अपने को रॉबिन हुड की छवि दे करके एक्सटॉर्शन करना, पॉलिटिक्स करना और लोगों की हत्या करना, बूथ कैप्चरिंग करना, तो इंडिस्पेंसिबल हो गया वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जी, तो आप बता रहे थे कि अमिताभ यश ने कैसे प्लानिंग की उसकी? अमिताभ यश ने बड़ी प्लानिंग करके सूझबूझ के साथ कैसे उसके जो आउटर कॉर्डन है उसको भेदा, इनर कॉर्डन को भेदा, बिना हथियार के वहाँ कैसे पहुँचा, जिस तरीके से उसने वैसे एक्सप्लोजिव्स का इंतज़ाम, क्योंकि अगर एक्सप्लोजिव है तो ज़ाहिर है टाइमर अलग रहेगा, एक्सप्लोजिव अलग रहेगा, बाकी जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग रहेंगे। अलग अलग तरीके से महीनों में जब जा करके उसने लगा दिया, फिर असेंबली करने के 15 दिन के बाद बिल्कुल अनाम जाना, वही बहुत बड़ा रिस्क था। और जा करके एक्सप्लोड करा करके फिर इनकाउंटर करना, वो एक टैक्टिक्स थी जो कि मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व टैक्टिक्स थी। वरना 40 साल से ददुआ वगैरह तो जिस मैं नौकरी में आने था तब तक कुछ शुरू हो चुका था। और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उसके एलिमिनेशन के लिए पैरामिलिट्री और पीएससी के टीए के ऊपर गया, लेकिन नहीं आया, नहीं दस्या हो पाया। और इतनी खुशी की लहर हो गई जब ददुआ और ठोकिया मारे गए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो ये जो जज साहब थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध निर्णय दिया था, उनको जेएमएल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनका इसमें नहीं था, लेकिन जस्टिस सीएसपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के जो बड़े भाई थे, राजा मांडा के जो थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी हत्या डकैतों में हुई थी। अब लोग कहते हैं कि शिकार में गए थे, शिकार में कुछ एक्सीडेंट हो गया या डकैतों ने मार दिया, भाई जो भी था। उसके बाद तो महाराज राजा साहब ने तो बिल्कुल सब घोड़े खोल दिए कि अब इनका एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन हो भी गया सब डकैतों का। हमारे सीएम भी रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, तो उन्होंने तो खुली छूट दी थी कि डकैतों का उन्मूलन होना ही है। संसाधन भी दिए हम लोगों को, यंगेस्ट एसएसपीज इंडिया के बना दी। 5-5 साल में हम सब, जीएल शर्मा बांदा में, करमवीर सिंह मैनपुरी में, मैं एटा में एसएसपी हो गया 5-5 साल में, वरना तो उस जमाने में 12-14 साल लगते थे। तो ये जो डकैतों वाली जो समस्या थी, ये क्या है, रॉबिन हुड सिंड्रोम की वजह से ज़्यादा थी, या कि जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि साहब की बड़ा अत्याचार हुआ और उसके कारण वो? कहीं कोई अत्याचार वगैरह नहीं हुआ, ये सब कहने की बातें। अत्याचार हुआ, अत्याचार तो सभी के साथ कभी न कभी होता है, लेकिन थोड़ी उठा के गोली हम बागी हो जाएंगे, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। अब तहसीलदार के सिंह कहते ज़मीन का था तो वो बागी बन गए, मलखान सिंह का था कि इनको कुछ कह जाए तो बागी हो गए। फूलन देवी के साथ ये ठीक है, सामूहिक बलात्कार हुआ था, अत्याचार हुआ था, लेकिन बेहतर ये होता कि मैं समझता, लेकिन परामर्श देना एक चीज़ है कि आपके पास रिकॉर्ड्स था, लेकिन जो अत्याचार फूलन देवी के ऊपर हुआ वो मैं समझता किसी भी डकैत के साथ नहीं हुआ होगा। लेकिन सब जाकर के देहुली साड़ीपुर हत्याकांड कर दीजिए, उसके बाद आप 10 पकड़ करते हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम, आप 10 पकड़ कर करके 10 करोड़ रुपए कमा लें और 25,000 का भंडारा करा दें और 1 लाख जाके दान करा दें एक लड़की को, उसके बाद कहते हैं रॉबिन हुड हो गए। आप अपने 2%, 5% लूट का जो माल है मंदिर में जाके लगा दें और उसके बाद आप कह दें कि मैं सब रॉबिन हुड हो गया। तो ये भी था कि इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट था। किडनैपिंग फॉर रैंसम में फिल्में उनके ऊपर बनने लगी, और फिल्मों के दौर में ये भी आपने सुना होगा कि फिल्म वाले जाके इनके ऊपर फिल्म बनाने लगे। पहली फिल्म जो आई थी, जो मैंने देखी थी,
दिलीप कुमार की गंगा जमुना थी। हाँ, गंगा जमुना मैंने भी देखी है जी। उसके बाद तो चंबल की कसम, भवानी की कसम, मुझे जीलो, तो दुनिया भर की फिल्में आने लगी। और फिर ये डकैतों को महिमा मंडित करने के लिए इस तरीके की फिल्में आती कि तो ग्लैमराइज भी हो गया था ये। चंबल की घाटी, उसका जो टेरेन है, अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप, टोटली फॉरेस्टेड, कि अगर 500 आदमी बगल में आपके हों आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, उस जमाने में चूंकि थोड़ा बहुत शिकार अलाउड था, खासकर तीतर और जंगली मुर्गा वगैरह, तो हम लोग कभी कभी जा करके सुबह शाम जाते थे। आप ये समझ लीजिए कि मलखान ने ये कहा था और हमने कहलवा दिया कि मलखान ने अगर यहाँ आया तो मैं उसको एनकाउंटर कर दूंगा। मैं एसपी देहात था आगरा में, उनका उसे कह दो अपनी खैरियत मना ले, वो बहुत आजकल तीतर और मुर्गा मार रहे हैं हमारे इलाके में, 4 खाने कमीज पहन के, दुनाली बंदूक, और मेरे पास है ऑटोमेटिक, कहीं ऐसा ना हो कि लेने की देने पड़ जाए। उनसे समझा देंगे कप्तान साहब से। मतलब वो भी टेलीस्कोपिक साइड से नाइट विजन डिवाइस, उनके पास हमसे अच्छे इक्विपमेंट, हमसे अच्छे हथियार हुआ करते थे, लेकिन वो अननेसेसरी पुलिस के ऊपर अटैक नहीं करते थे। एक ही डकैत था D39 विद्याराम गैंग, वो थाना बाह पे चढ़ करके जा करके शराब पी करके उसने धंधाधुंध गोली चलाई थी। ये बात दूसरी कि उसके 1 महीने बाद उसका भी एनकाउंटर हो गया। लेकिन तब थाने पे अटैक हुआ था, मैं आपको बता दूं, सितंबर 1981, थाना अलीगंज, जिला एटा, छविराम गैंग ने जाके पूरा अलीगंज थाने के पूरे स्टाफ का एनकाउंटर कर दिया। एक तरीके से इंस्पेक्टर राजपाल सिंह, 1-2 सब इंस्पेक्टर और वो शहीद हुए इनकाउंटर में, और पूरा थाना एक तरीके से शहीद हो गया। एक ये छविराम का बड़ा आतंक हुआ करता था। छविराम उर्फ नेताजी। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब कि मुलायम सिंह जी जो थे उनसे उसका कुछ ना इत्तेफाकी हो गई थी। मुलायम सिंह जी को डर था कि छविराम नेता बन जाएगा। ये इसमें क्या तथ्य है? मैं आपको ले जाता हूं उत्तर प्रदेश, वर्ष 1979, 80, 81 के दौर में। 3-4 जिलों पे आप गौर फरमाएं, एटा, मैनपुरी, आगरा, फर्रुखाबाद, काली नदी का खादर कहते हैं उसका बीहड़, और उसके इर्द गिर्द संजय जी एक हमारे यादव बिरादरी के लोगों का वर्चस्व था। अब वर्चस्व था तो लोग जहां था तो उस पर खुरफेज पैदा करने के यादव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक घोसी और एक खमरिया। तो गैंग भी थे, वो भी आपस में बढ़ गए, घोसी और खमरिया। निसंदेह घोसी जो ये दूध बेचते हैं, जी हाँ, जी हाँ, और खमरिया, अब खमरिया जो खेती करते हैं, जी हाँ, जी हाँ। अब घोसी और खमरिया के, अब उसके बाद जो गैंग थे, अब मैं गैंग अगर आपको बताना शुरू करूं, छविराम, पोथी, शिवराज, निक्सा, तोता, भगौना, भगवान सिंह उर्फ कमांडर। आपको हंसी आ रही, भगवान सिंह कमांडर आर्मी डेजर्टर था, और जब भगा था तो वहां से फौज के वेपन लेके चला था। और हम तो पुलिस वाले जितने हमारी ट्रेनिंग है वो तो जो ही है, भगवान सिंह उर्फ कमांडर सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे लेके चलता था, और मैग्नेटिक कंपास, क्योंकि फौज की ट्रेनिंग थी उसके पास। और जब चलता था तो बिल्कुल जैसे फौज की ड्रिल होती है, एरो हेड फॉर्मेशन, तो ऐसे करेगा, एरो शब्द नहीं निकलेगा, एरो हेड। एक्सटेंडेड ऑर्डर, तो फिर एक्सटेंडेड ऑर्डर मतलब एक लाइन में चलो। जो वर्ड ऑफ कमांड होता था, जो उसके हथियार होते थे, उसके ऊपर मिट्टी लगा के कंसीलमेंट, कैमोफ्लाजिंग, और उसमें कोई मेटल पार्ट के ऊपर जिसे चमक न पड़े, रिफ्लेक्शन न पड़े। हथियार की ग्रीस ऐसी कि आपका आर्मरर क्या ग्रीसिंग मेंटेनेंस करेगा, जो भगवान सिंह और कमांडर अपने हथियारों करते थे। मेंटेनेंस पीरियड रहता था, सुबह उठते ही पूजा पाठ के बाद पूरा गैंग अपने हथियारों की साफ सफाई पैम्फलेट के मुताबिक, सभी चाल और हिस्से पुर्जों के ऊपर ग्रीस और मिट्टी हटाना और उसको साफ करना, और चाल के पुर्जों को दोबारा दुरुस्त करने के लिए उसको खाली कॉक करके दोबारा 2-3 बार चलाना, इतना उसका प्रैक्टिस थी। ये जो गैंग्स थे, कुछ तो स्थानीय सपोर्ट था इनको, स्थानीय सपोर्ट के साथ ये मैं कह दूं कि राजनीतिक वैक्यूम था, सो नहीं था, राजनीतिक वैक्यूम बिल्कुल नहीं था। और कुछ जैसे आपने कहा, जिस तरीके से महत्वाकांक्षा इनकी, ये हम लोग बात कर रहे थे ददुआ ठोकिया की, कि उस एरिया में जो जात बिरादरी को लेकर के 1-2 पार्लियामेंट सीट निकाल देना, 2-3 एमएलए की सीट, तो यहाँ भी महत्वाकांक्षा थी कि यू की 5-6 जिले हैं तो 4-5 एमपी की सीट और 10 एमएलए की सीट तो कहीं नहीं गई है, अगर थोड़े से पत्ते ठीक से खेल दिए जाएं। मामला बिगड़ा कैसे कि जस्टिस CSP सिंह स्वर्गीय, उनकी हत्या डकैतों को
द्वारा शंकरगढ़ क्षेत्र में हो गया। बताया ये जाता है कि मानिकपुर के पास। जी हाँ, शंकरगढ़ एरिया में बताया ये जाता है कि डकैतों ने, अब उसके बाद क्या था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पूरी ताकत झोंक दी गई, जहां जो डकैत मिल जाए अब उसका जो है दस्य उन्मूलन अभियान, कहीं दुष्ट दलन अभियान, कहीं दस्य उन्मूलन, और कहीं दस्य उन्मूलन एंटी डकैती लॉ, एंटी डकैती कोर्ट्स, एंटी, जो गोली से बचे तो वो न्यायालय में आके सजा पा गए। आपने सुना होगा अभी देहली साड़ीपुर कांड के बाद 40 साल बाद एंटी डकैती कोर्ट ने सजा दी है, 40 साल बाद। तो वो सब ताकत तो पूरी लगा दी गई, लेकिन जो आपका सवाल उसका मर्म यही है कि ये जो कास्टिस्ट गैंग्स थे, इनको क्रिएट करने के पीछे, इनको पैदा करने के पीछे, छविराम का उपनाम क्या था? नेताजी। छविराम इतना महिमा मंडित हो गए कि अपने युग में ये 4 ददुआ ठोकिया के बल से ज्यादा थे ये, लोग इनके ऊपर नौटंकियां बनने लगी, इनके ऊपर प्लेस बनने लगे, इनकी ऐसी ऐसी लोग किंवदंती कहते थे कि साहब मुझे अपहरण करके छविराम गैंग ले गया और एक बहुत बड़े शामियाने में, जैसे राजा महाराजाओं का होता है, वहाँ बीच में फव्वारा था, बगल में वहाँ पर संगीत सभा चल रही थी। मैं समझ गया कि ये कल्पना शक्ति की उड़ान है और कुछ नहीं है। और इस तरीके की बातें किंवदंती की तब तो वह लार्जर देन लाइफ कोई बात आ जाती है तो वो छविराम के बारे में होने लगी। बहरहाल पूरी ताकत झोंक दी जाती थी। हमारे एंटी डकैती के 2-3 चीफ्स उस दौरान में रहे थे, बड़ा रोज आकर के कहते थे। मिस्टर केडी शर्मा थे हमारे DIG, तुषार दत्त साहब थे, SK मुखर्जी साहब थे। तो वो आके जिले में, जैसे मैं एटा में था, मैनपुरी में करमवीर सिंह जी थे, तो एक वरिष्ठ अधिकारी आके एटा में, एक मैनपुरी में, वो कहते थे कि अब जिले में हम हैं, यहाँ पे जो बेसिक काम है जिले का वो हम करेंगे, आप जंगल में जाइए और वहीं रहिए जब तक आपकी मुठभेड़ ना हो जाए। स्वरूप कुमारी बख्शी जी हमारी गृह मंत्री थी, अब वो बेचारी, उनको लोग जो भी फॉर्मूला पढ़ा देते थे, बड़ा विश्वास करती थी, माँ की तरह थी, और कह भी दिया हमारे कहने के साहब 1 महीने के अंदर हम देख लेंगे। हमने कहा कि 1 महीने में क्या देख, क्या खाक लेंगे? ABCD हमें मालूम नहीं गैंग कहाँ है। उसके हथियार देख लीजिए, हमारे हथियार देख लीजिए। अलीगंज थाने में पुलिस का उन्मूलन हो गया, 10 उन्मूलन नहीं, पुलिस उन्मूलन हो गए। अरे एक आदमी मार दिया आपने। और मनोबल का ये आलम था कि जब कभी ये सूचना आती थी कि डकैतों का गैंग आ गया है, तो लोग सबसे पहले मंगल भवन मंगलहारी दरवाजा, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुने, प्रार्थना शुरू हो जाती थी। तो MLA साहब आके थे, मैंने रफन मियाँ कहते थे, आप लोगों के हालात साहब ये हैं कि जब डकैतों की खबर आती है तो आप लोग पहले दुआ पढ़ने लगते हैं, अपनी गाड़ियों की हवा निकाल देते हैं कि पहले गाड़ी मरम्मत कराएंगे, फिर उसके बाद दोबारा दुआ पढ़ेंगे, फिर हम रसद ले आएंगे और उसके बाद हम कुमुक चलेगी आगे। तो इस रफ्तार से तो कप्तान साहब ये आप 100 साल भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात थे, इतने बुरे भी नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं थे। मैं एयरलिफ्ट होकर के हमीरपुर से एटा में इस कांड के बाद गया था SSP, क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके थे। जब गया तो हाँ, लोगों ने कहा कि साहब अपनी गाड़ी के आगे SP एटा हटा दीजिए, ऊपर की बत्ती उतार दीजिए, ये नेम प्लेट विक्रम सिंह है ये हटा दीजिए। हमने कहा नाम के आगे भी नाम हटा दें हम अपना। हाँ, विक्रम सिंह कहते ये नाम भी न रखें, हम कह दें कि अब कुछ बदल दें हम। आप लोगों के हिसाब से अगर चले तो उससे ज्यादा मर जाना ज्यादा अच्छा है। जैसे नाम क्यों हटा दें कि जब आप इंट्रोगेट करेंगे मुखबिर को या आप डकैतों को, तो नाम सुनने को उनको खबर जाएगी, आप मार दिए जाएंगे। SSP निवास के ऊपर हमने देखा कि 5 आदमी ऊपर ऑटोमेटिक वेपन के साथ, 3 आदमी पीछे, 3 आदमी दाएं, 3 आदमी आगे, 3 आदमी बाएं। और जब निकलते थे तो एक आम गाड़ी आगे, एक पीछे। और तब हमने कहा ये SSP नहीं जाना, ये SSP की लाश चल रही है। इस तरीके से अगर SSP चलेगा, संदेश ये जा रहा है कि आपके बस का कुछ है वह नहीं, आप खुद ही इतने भयाक्रांत हैं कि आप खुद भी गाड़ी में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चल रहे हैं, और बड़ा गलत संदेश आता है। होना ये चाहिए कि अब मैं हाथ में राइफल ले लिया हूं और हमारे पास है 200 राउंड, अब गोली चलेगी, दोनों तरफ से चलेगी, और जिसमें माँ का दूध पिया है जरा आकर के दोनों हाथ कर ले। और वही हुआ, अंततः गत्ता सब मारे गए। 1.5 साल लगा, मारे सब गए संजय जी, लेकिन उसके पीछे युद्ध कौशल, मुखबिर को तैयार करना, अपने कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा उठाना और आगे से लीड करना। और इसमें मेरे जो 2 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे एटा के, स्वर्गीय S कृष्णन मुझसे जूनियर थे, लेकिन काम में कभी भी एक चपरासी और एक गनर के अलावा कभी तीसरा लेके चले नहीं। और PK मिश्रा, यंग ऑफिसर्स डायरेक्ट जूनियर, लेकिन
जहां मैंने कहते मेरे साथ चलना है तो चलना है, और सोर्सेज जो थे चुपचाप ला करके कि ये मुझे कुछ सूचना दे रहे हैं, अब तुम बात कर लो, और सटीक सूचना, क्योंकि जो डीएम के पास जाएगा वो मुखबिर नहीं होगा, वो असली सूचना देगा। हमारे पास जो आएगा वो तो पेड इन्फॉर्मर होगा, पैसे के लिए आएगा, लेकिन डीएम के पास जाएगा वो नेचुरल कोर्स में इन्फॉर्मर होगा, नेचुरल कोर्स में इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो क्वालिटी इंटेलिजेंस होती थी। और जब इंटेलिजेंस आना शुरू हुई, आपकी विश्वसनीयता बन गई, तो फोर्स फिर 4 चांद लगा देती है आपके काम में। जब आप आगे से चलेंगे, लीड करेंगे, तो वरना ये कहता था कि भाई आगे बढ़ो, तुम आगे का तनख्वाह तुम पा, तुम आगे बढ़ो। जब गोली चलती है तो इट इज़ ए गुड इक्वलाइजर। फोर्स भी समझ जाती है अफसर का मिजाज, कि अगर अफसर जो है प्रार्थना ज़्यादा कर रहा है, गंभीर नहीं, और भागने का रास्ता पहले, कि आगे बढ़ो, कोई कहते हैं तनख्वाह तुम ज़्यादा पा रहे, तुम आगे बढ़ो पहले। लेकिन अगर आप खुद ही आगे बढ़ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, आगे से गोली चला रहे हैं, तो फोर्स फिर कभी आपको निराश नहीं करेगी। और वही मैंने देखा, जीवन भर मैंने यही देखा, फोर्स आपको निराश नहीं करेगी। तो जो कहावत है ना, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। अच्छी परिपक्व लीडरशिप आप दें तो फोर्स तो आसमान के तारे तोड़ के ला के देगी आपको, और यही हुआ भी। तो छविराम को नेताजी बनाना और ये कह दें कि उस गैंग ने बूथ कैप्चरिंग को नहीं किया, वो भी गलत होगा। वो अपने तरीके से सटल और साइलेंट बूथ कैप्चरिंग भी होती थी, उस तरीके से वोटिंग को, इलेक्शन को प्रभावित करते थे। लेकिन उसके पहले कि वो कुछ ज़्यादा कर सकें, सारे गैंग जो दिल की अरवा आंसुओं में बहके न करे, हाँ जी जी जी, वो सब नेस्तनाबूद हो गए सारे गैंग, वो डिसमेंटल हो गया पूरा। जो ये गैंग्स थे इनके सब डिसमेंटल हो गई। तो ये वीपी सिंह जी को क्रेडिट जाएगी कि उन्होंने पूरी जाएंगे, पूरी जाएगी, पूरी क्रेडिट वीपी सिंह साहब को जाएगी कि उन्होंने जो कसम, जो विश्व प्रतिज्ञा ली कि अब सब गैंग हम समाप्त कर देंगे, गैंग समाप्त कर भी दी उन्होंने। ये जो डकैत थे, ये डकैतों से ये माफिया वाला कल्चर, ये कब डेवलप हुआ? उसी के तुरंत बाद हम संगठित अपराध में देखा। देखिए डकैती में तो ये है, तो आप देखें 150 साल डकैती के, छविराम पोथी, महावीरा, शिवराज, निक्से, माधव सिंह, मलखान सिंह, मोहर सिंह, टोटल टर्नओवर सुल्ताना को मिला लीजिए कितना होगा, 100 करोड़। एक माफिया एक प्लॉट अच्छा कर ले, 500 करोड़ तो उसी में हो जाएगा, 100 सोनार की, 1 लोहार की। अच्छा डकैत में क्या है, मारा जा सकता है, 70% संभावना ये है कि लाश पोस्टमार्टम में जाएगी, फूंक दिए जाओगे। माफिया में ये कि एक आध 2-4 प्लॉट अच्छे ठीक ठाक निकल जाए तो इलेक्शन लड़ो, बाद में तो तुम युवा हृदय सम्राट राजनेता बन सकते हो, तुम विधानसभा और संसद की शोभा भी बढ़ा सकते हो, मंत्री तक बन सकते हो, और बने भी हैं। तो ये जो लाभ यहां पर है कि पतली गली से इतने पैसे कमा लो। आदमी अपराधी तभी तक रहता है जब 2-4 करोड़ का आदमी रहता है। जब 100 करोड़ से ऊपर का हो जाता है तो वो उसको अपराधी कहना, वो आपकी, मैं समझता हूँ, अदूरदर्शिता होगी और बहुत ही औचित्यपूर्ण नहीं है ये तर्क। फिर वो राजनेता हो जाता है, आपके ऊपर मिथ्या आरोप आप लगा रहे हैं, उसकी उज्जवल छवि को आप धूमिल कर रहे हैं, वो जनता का सेवक है। ये बात दूसरी कि लोग उसके बारे में नर्मल प्रचार करते हैं कि वो बहु बेटी ताकता है, खून पीता है। ऐसी बातें जब कोर्ट में प्रमाणित होंगी, न्यायालय भी तो बने हुए हैं, सब काम आप खुद ही कर लेंगे, न्यायालय भी तो बने हैं, एमएलए पीस कोर्ट बने हैं। ये भी कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक रहेंगे, जल्दी फैसला कर देंगे। आईएएस आईपीएस अफसर के ऊपर, जैसे जज साहब के यहाँ नोट मिल गया कि अगर किसी और आईएएस आईपीएस अफसर के यहाँ 50 लाख या 1 करोड़ मिल जाता तो चले होते पहले सस्पेंड और होते बर्खास्त। ये अरमान उनके नहीं रहते कि पहले आप जांच कीजिए, पहले प्रमाणित कीजिए, सजा दिलवाइए, और सजा के हम सारे चैनल ऑफ अपील राष्ट्रपति जी यहाँ पूरे कर लें तो 40-50 साल का तो नुस्खा है ही है। उसके बाद देखेंगे जब हमारा चल, तब हम देखेंगे। तब तक तुम छाती पे मूंग दलेंगे ही जनता के और देश के। जब तक तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जनता की छाती पे मूंग दलना। तो ये कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। तो ये जो माफिया का उदय हुआ, जब ये देखा जातीयता, अजय शर्मा की बात आपने लिया था, उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में अब ये ताना बाना जो आ रहा है, कास्ट, क्राइम, राजनीति और व्यापार, ये 3-4 चीजों का गठजोड़ है, ये मेज बनी हुई है। इसमें एक पैर है राज्य, कास्ट यानी जातीयता, दूसरा अपराध, तीसरा राजनेता, और चौथा ब्यूरोक्रेसी। इसके ऊपर माफिया का ताना बना है। छोटे मोटे अपराधी ये सब जो है, ये तो छुट भैया है, ये जो
राइफल चला करके 10-20 लाख या 1-8 करोड़ या 10 करोड़ भी कमा लेते हैं। यहाँ तो रोज 10 करोड़ होते हैं। सारे ठेके पे कब्जा कर लो, ठेकों पे कब्जा करने के बाद अपहरण करो, अच्छे बड़े प्लॉट पे कब्जा कर लो, इसके अतिरिक्त जो बूथ कैप्चरिंग होती है वो कर लो, शराब के ठेके हथिया लो। जब इस तरीके से पैसा आ रहा है तो 100 सोनार की, 1 लोहार की, और 5-10 साल में जब 500-600 करोड़ के हो जाए तो राजनीति में उतरो, अपना दल बना लो। और 10-20 एमएलए अगर आ गए, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कम से कम परिवार में पति पत्नी या 2-4 लौंडे लफाड़े अगर उतार दिए तो मिनिस्टर बनना गारंटीड। तो गोली चलाना है, गोली से मरने की बात क्यों आए? तो माफिया का उदय तभी हुआ, तब इसका निराकरण के लिए वीर बहादुर सिंह जी की गवर्नमेंट में, प्रकाश सिंह साहब ने उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर्स एक्ट का सृजन हुआ। ये 1991 की बात है। यूपी पहला था क्या गैंगस्टर? पहला मकोका, उसके बाद आया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र यूपी पहला केस था जब माफिया की परिभाषा हुई। माफिया क्या है? संगठित अपराध। फिर कोर्ट ने लिखा कि एक व्यक्ति भी माफिया, कोई गिरोह होना जरूरी नहीं है, एक व्यक्ति भी माफिया हो सकता है, गैंगस्टर हो सकता है। गैंगस्टर के लिए कोई गिरोह होना जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति भी अगर एक्सटॉर्शन कर रहा है, एक व्यक्ति भी अगर टेरराइज कर रहा है तो गैंगस्टर एक्ट की परिधि। गैंगस्टर एक्ट पे क्या खासियत थी? चल अचल संपत्ति का कुर्क होना, गवर्नमेंट को उसको प्राप्त करना और ओनर्स ऑफ प्रूफ माफिया के ऊपर होना। मकोका ने उसको और आगे बढ़ा दिया। मकोका ने उसमें क्या कर दिया? मकोका ने यहां तक कर दिया था, चल अचल संपत्ति तो है ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी अगर माफिया के साथ हैं तो उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी जो माफिया के ऊपर होगी। और टेलीफोनिक इंटरसेप्शन को भी स्ट्रक्चर कर दिया कि टेलीफोनिक इंटरसेप्शन मान्य होगा और कन्फेशन बिफोर अ गेस्टेड ऑफिसर विल बी एक्सेप्टेड एंड विल बी ट्रीटेड एज हार्ड कोर एविडेंस, जो कि गैंगस्टर में नहीं था। अब इसलिए जरूरी आपकी बात से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि देश आज ये मांग रहा है ऐसा कोई लॉ आ जाए कि ये सब चीजें स्ट्रक्चर हो के पूरे देश में लागू हो। क्योंकि जहां पर गैंगस्टर एक्ट नहीं है, जहां पर मकोका नहीं है, वहां पर स्थिति बिल्कुल असहाय और दयनीय है। माफिया तो हर जगह है, कड़े कानून हर जगह नहीं है। इसलिए मकोका और गैंगस्टर की तर्ज पे चल अचल संपत्ति का कुर्क होना, अधिकारियों की संलिप्तता हो तो उनको भी गैंगस्टर और माफिया की तरह ट्रीट करना, उनकी भी चल अचल संपत्ति का कुर्क होना, और इसके साथ साथ टेलीफोनिक इंटरसेप्शन को पूरी लीगल मान्यता मिलनी चाहिए। और कन्फेशन बिफोर गेस्टेड पुलिस ऑफिसर वो भी एडमिसिबल होना चाहिए एविडेंस में। अब इस चीज को पुरजोर तरीके से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा लॉ मेकर्स को कि इसको स्ट्रक्चर करें, मतलब इसको एक नेशनल लॉ बनावे। नेशनल लॉ होना ही चाहिए इसको लेकर के। ये तो बात सही है, कई स्थानों पर नहीं है। वहां नहीं, देखो, जी हाँ, जी हाँ। राजस्थान में तो अभी आया है। तो ये जो माफिया का जो उदय हुआ, ये हमने धीरे धीरे देखा कि इसमें भी अलग अलग, पहले कुछ अलग तबीयत के गैंग्स होते थे, फिर श्रीपाल शुक्ला जैसे लोग आए। श्री प्रकाश शुक्ला क्रिमिनल माफिया था। माफिया क्यों? एक होता लैंड माफिया, एक होता लिकर माफिया, एक होता है पॉलिटिकल माफिया। श्री प्रकाश शुक्ला वो क्रिमिनल माफिया कुछ भी नहीं था। माफिया की अगर बात करें तो अतीक, मुख्तार, शहाबुद्दीन। आप देख लीजिए शहाबुद्दीन बिहार, जरा आपने बात छेड़ी तो मैं जरा थोड़ा 2 मिनट लूंगा। शहाबुद्दीन बिहार, मुख्तार गाजीपुर, अतीक प्रयागराज, और इनका पूरा नेक्सस अगर आप आ जाइए तो ये पूरा आईएसआई ओरिएंटेड एक इन्होंने बेल्ट क्रिएट कर ली थी इंडो नेपाल पे। नकली नोट जो आईएसआई छपवाती है बहावलपुर में, और उनकी इग्रेस और इनग्रेस नेपाल के जरिए भारत में, वहां पर लाके बांग्लादेशियों को बसाना। हर जिले में इतने बांग्लादेशी लाके बसा दो, और अगर कोई जाए तो किसी की हिम्मत नहीं पुलिस की या किसी की जाके इनको देख ले। अतीक और इन लोगों के लाइफ टाइम में ये पले बड़े कैसे? अगर आप ये देखें कि शहाबुद्दीन हुए कैसे, मुख्तार हुए कैसे, अतीक हुए कैसे, ये जो नाली के कीड़े, जो गमले के केचुए थे, ये अजगर बने कैसे? बनाने वाले हमारी जो बढ़िया बलिहारी है राजनीति, इसकी स्वार्थ सिद्धि, इनसे जिनके लाभान्वित हो रहे थे, जो अरबों रुपए आ रहे थे, उनसे आ रहे थे ऐस। और जिसके भी राजकाज में ये पले बढ़े हुए, ये जो गमले के केचुए जो अजगर बने, उस राजनेता को बस सीधे जिम्मेदार मानता हूं। आप है इनके पीछे। वो तो दुष्ट तो थे ही, लेकिन इनकी दुष्टता में बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी आपकी भी है।
जनता को समझना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे राजनेता ऐसे सांपों को दूध पिला रहे हैं वो आपका भी खून पीने के लिए बेकरार बैठे हैं। 1999 में एज इलेक्शन ऑब्जर्वर मैं सीवान गया था। और मेरी कंस्टिट्यूंसी तो वैसे महाराजगंज थी। वहाँ भी एक बड़े दुर्दांत प्रभुनाथ सिंह जी हुआ करते थे, नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनके विरुद्ध 29 मुकदमे होते थे और सारे अच्छे वाले मुकदमे, मतलब कोई रेप जैसा नहीं, मर्डर और अटेम्प्ट, हाँ बिल्कुल, मर्डर और अटेम्प्ट मर्डर, तो वो इस मामले में पक्के थे। उनके खिलाफ कोई ओछा अपराध नहीं था और सब में बेल्ड आउट थे, चुनाव लड़ रहे थे, जीते भी। और मेरे से आगे कहा था उन्होंने कि ये जो एसपी है ये भेदभाव कर रहा है, मैं इसका गला दबा दूंगा। बताइए, इलेक्शन ऑब्जर्वर IAS अफसर से ये कह रहे हैं मैं गला दबा दूंगा, गला दबा दूंगा। तो मैंने उनकी धमकी को सीरियसली लिया। ठीक है, ये मेरे पास आया है तो कुछ सोच के आया होगा। मैंने पता किया तो वाकई बात तो उसकी सही थी कि एसपी साहब पूरी तरह से भेदभाव कर रहे थे। लालू जी का राज था। अच्छा, एसपी साहब जो थे वो प्रभुनाथ सिंह जी के गुंडों को तो सबको अंदर कर दिया और लालू जी के गुंडे सारे बाहर घूम रहे। भाई ये नहीं चलेगा, सॉरी, तो वो देखिए ये नहीं चलेगा। लालू जी गुंडे तो जितने भी आपके नॉन अवेलेबल वारंट एग्जीक्यूट होने हैं वो सारे ही होंगे। ये सिलेक्टिवनेस नहीं चलेगी। नए नए थे बेचारे, मान गए मेरी बात। कोई हार्डकोर होता तो हो सकता है कुछ और रास्ता निकाल लेता, लेकिन सीवान में मैंने देखा था साहब, एक पोस्टर किसी और का नहीं था। शहाबुद्दीन साहब चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव था 1999 वाला, जो आपके NDA 1 का जो सेकंड पार्ट था उसका। लोग कह रहे थे कि जिसने आप पोस्टर लगा दिया उसकी मौत निश्चित है, आप लोग कितने दिन रहेंगे। आप लोग तो चुनाव काउंटिंग हुई, आप लोग रवाना। उसके बाद शहाबुद्दीन, ये लोग, इतना आतंक था उसका। आपकी बात में इतना बल है, इतनी सच्चाई है, काश इसका 1% तत्कालीन अधिकारी समझ लेते। शहाबुद्दीन ने फूल बाबू और उनके पुत्रों को जिस तरीके से तेजाब से नहलाया वो अपने में ही एक ट्रेजेडी थी। और जिस तरीके से आतंक उसका था उसके लाइफ टाइम में, जब उसकी गाड़ियों का काफिला निकलता था, मैं समझता हूँ शहर में फिर और कोई गतिविधि संभव नहीं थी। 1, 2, 10, 100, 200 गाड़ी नहीं, किलोमीटर अपॉन किलोमीटर अपॉन किलोमीटर शहाबुद्दीन का जुलूस निकलता था। और फूल बाबू की गलती क्या थी? ऐसी क्या गलती थी कि उसको तेजाब से नहला दिया और उसके परिवार को हत्या कर दी, बिल्कुल समाप्त कर दिया। और ये एक परिवार की बात तो प्रकाश में आई क्योंकि जनता का जो क्रोध था, आक्रोश था, लेकिन इसने और क्या क्या पाप किए हैं वो सबके सामने है। एक मैं बनारस में जब IG था तो हमारी एक बॉर्डर मीटिंग हो रही थी, तो हमारे सूर्य कुमार शुक्ला SSP बनारस थे, वो गए थे वहाँ बॉर्डर मीटिंग में। वहाँ मालूम पड़ा मीटिंग चल रही है बिहार और UP पुलिस की, वहाँ शहाबुद्दीन ने हमला बोल दिया उसी डाक बंगले में। तो सूर्य कुमार शुक्ला ने कहा कि साहब यहाँ तो हमने कहा तुम जवाब दो गोली का, आज अगर मौका मिला निपटा ही दो आज शहाबुद्दीन को। बिहार वाले तो करेंगे नहीं, लेकिन तुम अमर हो जाओगे अगर तुमने शहाबुद्दीन को निपटा दिया। ये बात दूसरी कि वो उसको मालूम पड़ गया कि UP पुलिस आई है, अब वो गोली चला रही है, तो अपने आप ही दुम दबा के भाग गया वो। और जो कि वो सुन लिया था, उसने इंटरसेप्शन कर लिया था कि UP पुलिस का ये हो गया है, आज मिल जाए तो मार दो आज इसको शहाबुद्दीन, जो होगा देखा जाएगा। एक और क्योंकि पुलिस की बात हो रही है, पुलिसिंग की बात हो रही है, तो एक जो बड़ा शानदार चैप्टर है पुलिसिंग में वो है पंजाब की इंसर्जेंसी को ख़त्म करना। मेरे ख्याल से अकेला उदाहरण है पूरे विश्व में कि एक पुलिस फोर्स ने एक इंसर्जेंसी को ख़त्म किया। आप क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल सही सोचता हूं और मैं 3 अधिकारियों के नाम आपके सामने लूंगा। पंजाब का चरमपंथी गतिविधियां और मेरा बहुत नज़दीक का संबंध है। मैं SSP नैनीताल था जो तराई में पूरा पंजाब और उससे आच्छादित जो पंजाब में घटित हो रहा था वही तराई में घटित हो रहा था। वही स्वर्ण सिंह जौंदा, भिंडरानवाला, सैफरन टाइगर्स ऑफ खालिस्तान, वही खालिस्तान कमांडो फोर्स, जैसे उनके ऑफिसर्स उनकी हिट लिस्ट पे थे, मैं भी उनकी हिट लिस्ट पे था। कम लोग जानते इस चीज को। 3 ऑफिसर्स का नाम मैं ले रहा हूं, JF रिबेरो, KPS गिल, मिस्टर प्रकाश सिंह एंड मिस्टर विर्क। मिस्टर विर्क, हाँ मिस्टर विर्क, ये भी DG थे महाराष्ट्र के और पंजाब के। रिबेरो साहब ही मैं मिला उनसे। अच्छा, मिले विर्क साहब से। तो बड़े शानदार अफसर हैं। KPS गिल साहब, ये भी आप आलोचना तो सबकी कर सकते हैं, लेकिन
प्रकाश सिंह साहब का यह कहना है कि अगर आज पंजाब बचा हुआ है तो केपीएस गिल साहब के प्रयास से और जो हिकमत अमली है उसकी वजह से पंजाब आज भारत का जुड़ा हुआ है। जेएफ रिबेरो साहब कंपैशनेट, लार्ज हार्टेड, सबको साथ लेके चलने वाले, वो एक ट्रीटमेंट अलग होता है। केपीएस गिल साहब का था कि उनका ठीक है, हम किसी के खिलाफ थोड़े, लेकिन जो हमारे खिलाफ है वो जिंदा नहीं रहेगा। ही विल नॉट स्टे अलाइव, कोई भी हो। और जट सिख के इलाज जट सिख ही कर सकता है, रिबेरो साहब नहीं कर सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा था। और कुछ आंशिक रूप से मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो पागलपन के साथ केपीएस गिल की फैन फॉलोइंग तब थी और आज है, वो किसी अफसर की न थी न आज तक है, और मुझे उम्मीद है कि शायद कोई खो भी ना पाए। लोग पागल थे उनकी लॉयल्टी को लेकर केपीएस गिल को। अब मैं तो 2 ही बार मिला सबसे हूं, लेकिन जो केपीएस गिल कमांड कर दे थे लॉयल्टी, जो एक बार कह दिया वो फाइनल है। जैसे बब्बर शेर के सामने आप खड़े हैं, बस छठा वर्ड नहीं बोलते थे। आप गए, मीटिंग हुई, हम लोग जूनियर एसएसपी डीजीसी कॉन्फ्रेंस, विक्रम आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बस खत्म मैटर है। तो विक्रम तो जान दे देंगे अपनी। फिर जब चॉपर पे गया, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, नथिंग सर, हक या ब्लेसिंग्स, बस। मुझे लगे दुनिया में भी और क्या चाहिए। मुझे मालूम था कि अगर आज मैं ये कह दूं कि मुझे 100 SLR चाहिए तो आ जाती अगली फ्लाइट से मेरे पास। रिबेरो साहब आशीर्वाद देते थे, बड़े भगत आदमी थे, बड़े पुजारी थे, लेकिन टोटली मॉरलिस्ट। अब युद्ध में अगर केवल मॉरलिस्ट अगर आप हैं तो युद्ध में तो आपको सब कुछ साम दाम दंड भेद अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो शठे शाठे और बदमाश का उन्मूलन करना है। तो बहुत ज्यादा धर्मराज बनेंगे तो आप अर्जुन और भीम नहीं बन पाएंगे, फिर बने रहे धर्मराज, युद्ध नहीं जीत पाएंगे आप। विर्क साहब ने थोड़ा प्रसाद लिया केपीएस गिल साहब से, विर्क साहब बड़े कामयाब, दोनों स्टेट पे कामयाब रहे। प्रकाश सिंह साहब ने भी केपीएस गिल साहब से प्रसाद लिया, बड़े कामयाब, जहां रहे यूपी में रहे, बीएसएफ में रहे, जहां रहे बड़े कामयाब रहे। तो टेररिज्म का जवाब जो केपीएस गिल साहब का फॉर्मूला है, अगर आप ये कहें मैं कौन होता हूं किसी को, तो मैं कहूंगा केपीएस गिल साहब का फॉर्मूला 10 आउट ऑफ 10 है, रिबेरो साहब का 6 आउट ऑफ 10 है। और बाकी जो उनके शिष्यगण हैं जिन्होंने जिसका फॉलो किया, उस हिसाब से उनकी ग्रेडिंग आप कर सकते हैं। आइए ये पुलिसिंग की चर्चा आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा संजय जी कि आपने मौका दिया, लेकिन मेरा मन है कि आपसे मैं 2-4 चर्चाएं और करूं कहीं। जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे। जय।